सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। मैं मीनाक्षी राय, प्रवक्ता SCERT यूपी। मुझे कमेंट बॉक्स में नाम कुछ अपीयर हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। अभिषेक जायसवाल, शिखा मिश्रा, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम प्रयागराज। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे और आपकी जो प्राथमिकता है इस समय, आपके लिए जो जो कार्य आपकी प्राथमिकता में है उस पे आपका ध्यान, उस पे आपका फोकस भी बना होगा। आज हम इस क्लास में बात करेंगे DLS सेमेस्टर 2 का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके सेकेंड यूनिट में मैकाले मिनट्स के मेंशन है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैकाले मिनट्स, जिसे मैकाले का विवरण पत्र भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे देश में, और जब हम ये मैकाले के जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उनका जो उसी समय आगमन होता है, उन्हीं के कार्यकाल में आगमन होता है लॉर्ड मैकाले का। और आपको पता होगा कि जो गवर्नर जनरल होते थे और उनकी एक काउंसिल भी होती थी, तो लॉर्ड मैकाले जो थे उनका जो आगमन होता है वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें एक कानूनी सदस्य के रूप में होता है, जिनका काम जो है विधिक सलाह प्रोवाइड करना था उस समय। भारत में 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले का आगमन होता है, और और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल हैं उस समय, उन्होंने उस समय इनको एक लोक शिक्षा समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया। लोक शिक्षा समिति जो थी, ये इसका गठन जो हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था, और उस समय लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल ने इसका अध्यक्ष बनाया। और इसके सामने क्या इनको चुना गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया, जो उस समय विवाद चल रहे थे शिक्षा को लेकर के, उसके बारे में सुझाव देने के लिए 1823 में जब वो लोक शिक्षा समिति का जो गठन हुआ था, उसका जो आधार था वो हम 1813 की जो चार्टर एक्ट आया था उसमें था। आपको पता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें पहली बार भारतीयों के शिक्षा पे व्यय करने की बात की गई, और कंपनी को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उत्तरदायित्व दिए गए। इसमें जो मुख्य बात की गई वो ये थी 1813 के चार्टर एक्ट में कि प्रति वर्ष 1 लाख की धनराशि जो है वो भारतीयों की शिक्षा पे व्यय करनी थी। और इसके अलावा जो 1813 का चार्टर था उसमें जो आर्टिकल 43 था उसमें 3 मुख्य बिंदु थे। उसमें था साहित्य को पुनर्जीवित करने और उसमें सुधार लाने की बात की गई थी। दूसरी बात थी जो भारतीय विद्वान थे उनको प्रोत्साहन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। और जो तीसरी बात थी वो विज्ञान के ज्ञान को किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में उस आर्टिकल 43 में बात की गई थी। 1813 में वो चार्टर एक्ट आया और कंपनी को धनराशि खर्च करने के लिए शिक्षा पे दी गई। बट हम देखते हैं कि 1823 तक इस दिशा में कोई भी खास प्रयास कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, और 1823 में इस वजह से एक कमिटी बनाई जाती है, लोक शिक्षा समिति बनाई जाती है, और उसको ये जो किस तरह से आगे की शिक्षा नीति हो और ये जो धनराशि है उसको किस तरह से व्यय किया जाए उसके बारे में सुझाव देने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ये जो कमेटी थी इसमें 2 तरह के व्यक्ति शामिल थे। एक जो थे वो ओरिएंटलिस्ट कहे जाते हैं, और जो दूसरा ग्रुप था वो एंग्लिसिस्ट कहा जाता है। जो ओरिएंटलिस्ट जो थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, और जो एंग्लिसिस्ट थे वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे।
तो इनके बीच जो विवाद था वो यही था कि शिक्षा का माध्यम, जो प्राच्यवादी थे वो चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम हो भारतीय भाषाएं हो, जबकि जो पाश्चात्यवादी थे वो ये चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी हो। और दूसरी बात जो थी कि किस तरह के विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, तो जो पाश्चात्यवादी थे वो ये चाहते थे कि जो यूरोपीय जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, जबकि जो प्राच्यवादी थे उनका ये मानना था कि विज्ञान को भले ही बताया जाना चाहिए यूरोपीय विज्ञान को, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता में है वो जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है उसको रखा जाना चाहिए। इस तरह से जब लॉर्ड मैकाले का प्रवेश होता है शिक्षा व्यवस्था में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में उनको ये भार दिया जाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि ये जो प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद है ये अपने चरम पर पहुंच जाता है और इसका कोई भी हल उस समय तक नहीं निकल पाता है। इस ऐसी अवस्था में जब लॉर्ड मैकाले आते हैं तो गवर्नर जनरल द्वारा उनको लोक शिक्षा समिति का सदस्य बनाया जाता है और उनको मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं के बारे में, जो साहित्य की बात की गई है, जो विज्ञान की बात की गई है और जो भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन की बात की गई है, इन 3 बिंदुओं को समाहित करते हुए उनको शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव का कार्यभार दिया गया। ओरिएंटलिस्ट में कुछ नाम मैं आपको बता दूं, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, एडमंड बर्ग, मुनरो, एल फिंस्टन, मेटकॉफ आदि का नाम आता है। और जो पाश्चात्यवादी थे उसमें नाम आता है चार्ल्स ग्रांट, राजा राम मोहन राय जो कि भारतीय थे उस समय, विलियम बेंटिक, जेम्स मिल आदि का नाम पाश्चात्यवादियों में आता है। तो आपको कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है, तो इसमें आप इसके बारे में आप कम शब्दों में बता सकते हैं। अब हम आते हैं कि जब लॉर्ड मैकाले के सामने ये सब बातें आई कि जो शिक्षा का विवाद उस समय चल रहा था और शिक्षा को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो और किस तरह के लिटरेचर को पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में उसने क्या सुझाव दिया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। लॉर्ड मैकाले जो थे वो बहुत ही पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो उनका जो जिस तरह की उनकी सोच थी, उनके सुझाव में उनकी सोच निकल के बाहर आती है। तो सबसे पहले जो बात थी कि जो धनराशि है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की, उसको किस पे खर्च किया जाना चाहिए। तो मैकाले का इसमें कहना था कि ये जो धनराशि है ये कंपनी की धनराशि है और कंपनी जिस पे चाहेगी उस पे खर्च कर सकती है, और ये धनराशि जो की जानी चाहिए वो अंग्रेजी शिक्षा पे ही खर्च की जानी चाहिए। इसके बाद साहित्य के बारे में मैकाले का ये कहना था कि साहित्य से तात्पर्य इंग्लिश साहित्य से भी है। और जो भारतीय विद्वान के प्रमोशन की बात की गई, जो भारतीय विद्वान को प्रोत्साहित करने की बात की गई, तो उसने भारतीय विद्वान को डिफाइन करने के लिए कहा कि वह व्यक्ति जिसे जॉन लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं का ज्ञान हो, उसे भी हम भारतीय विद्वान की इस श्रेणी में रखेंगे। जॉन लॉक का आपने नाम सुना होगा, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे। ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर और दार्शनिक थे, और जब आप स्टेट की थियरी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में भी इनका नाम आता है, और इनकी एक काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें एक का मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी बुक है। तो जॉन लॉक का दर्शन का ज्ञान हो इसे, और मिल्टन की कविताओं का ज्ञान हो। जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे आप में से, उनको पता होगा मिल्टन जो एक अंग्रेजी बुद्धिजीवी और कवि हुए हैं, और लॉस्ट पैराडाइज और कई सारी इनकी पोएम्स पढ़ते हैं। तो जिन विद्वान को इनके बारे में जानकारी हो उसको भी उन्होंने भारतीय विद्वान की श्रेणी में रखने की बात की। इसके बाद प्रमोशन ऑफ साइंस, जो विज्ञान के ज्ञान के प्रसार की बात की गई, तो इन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किए बिना हम विज्ञान का जो है वो प्रसार नहीं कर सकते। विज्ञान के प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी
है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो इंग्लिश हो। तो इन तीनों बातों पे इन्होंने जो तीनों बिंदु थे इन्होंने अपनी स्पष्ट राय रखी। इसके साथ ही इन्होंने जो भी राय रखी उसके लिए काफी तर्क भी दिए, और जो भी प्राच्य शिक्षा के जो केंद्र थे उसको ये बिल्कुल ही अनुपयोगी मानते थे, और इनका ये मानना था कि ये किसी प्रकार के लिए उपयोगी नहीं है, और जो भी प्राच्य शिक्षा के केंद्र हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। और मैकाले जब अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, और अंग्रेजी साहित्य की जो बात करते हैं, तो उसके लिए ये क्या तर्क देते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मैकाले का ये कहना था कि जो भी भारतीय भाषाएं आम लोगों द्वारा बोली जाती हैं उसमें तो ना ही कोई साहित्यिक पहलू है और ना ही कोई वैज्ञानिक पहलू है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंग्लिश साहित्य और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय भाषाएं हैं वो बिल्कुल ही निकृष्ट भाषाएं हैं। इनका ये उनको गवारू भाषा की श्रेणी में रखते हैं, इसके शब्दकोश को सीमित मानते हैं और इनको अविकसित भाषाएं मानते हैं। मैकाले का ये कहना था कि ये भाषाएं इतनी निम्न स्तर की हैं कि बिना इनको समृद्ध बनाए किसी महत्वपूर्ण कार्य या रचना का अनुवाद करना आसान नहीं होगा। और एक फेमस कोट भी आता है मैकाले का, जिसमें वो कहते हैं कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उनका ये कहना है कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमीरा में जो पुस्तकें हैं उनमें इतना ज्ञान निहित है जो कि पूरे अरब और भारतीय साहित्य के ज्ञान के बराबर है। तो ये इतने निम्न स्तर का मानते हैं भारतीय साहित्य और भाषा को कि इसको बिल्कुल ही खारिज करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो पश्चिम की भाषाओं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा जो है वो पूर्व प्रतिष्ठित है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति को भी इस भाषा का ज्ञान है उसकी पहुंच जो है बृहद बौद्धिक संपदा तक है, और यह और वह बृहद बौद्धिक संपदा जिसे विश्व के प्रबुद्ध देशों ने सृजित किया है और संचित किया है। तो इनका कहना था कि बिना अंग्रेजी के ज्ञान के जो बौद्धिक संपदा है, जो बौद्धिकता है, उसको भारतीय जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अगला तर्क दिया उन्होंने वो ये दिया कि जो अंग्रेजी है भारत में वो उच्च वर्ग की भाषा है और शासक वर्ग की भाषा है। इसके साथ ही इसमें व्यापारिक भाषा बनने की भी संभावना है। भारतीयों में अंग्रेजी को लेकर के जो पूर्वाग्रह था उसके संबंध में मैकाले का ये कहना था कि यह इंग्लैंड का कर्तव्य है, यह ब्रिटिशर्स का कर्तव्य है कि वह भारतीयों को वह शिक्षा दें जो उनके लिए जरूरी है, जो उनके लिए अच्छा है, ना ही कि जो उनको पसंद है। उनका ये मानना था कि भारतीयों के लिए क्या अच्छा है ये इंग्लैंड का उत्तरदायित्व है ये निर्धारित करना कि उन्हें उनकी बेहतरी के लिए क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि अगर भारतीय भाषाओं का जिसका हम कानूनी भाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या अनिवार्य हैं, तो उन कानूनों को जो है इंग्लिश में कोडिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी किया कि बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी हो, जिनमें एक राजा राम मोहन राय का नाम आप जानते हैं, जो इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किए जाने के समर्थक हैं। फिर आगे बात आती है कि आम जनता की शिक्षा के बारे में मैकाले का क्या सुझाव था। तो मैकाले का ये मानना था कि जो सीमित संसाधन है उससे आम जनता की शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं है। बजाय आम जनता की शिक्षा की व्यवस्था करने के वो एक ऐसी थियरी की बात करते हैं जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या छनाई का या निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में का तात्पर्य ये है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास, एक उच्च वर्ग को शिक्षा देने के समर्थक थे, और उस वर्ग से जो शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे जो है वो आम जनता तक होगा।
मैकाले का मानना था कि हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रूप और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन वो अपनी पसंद में, अपने विचारों में, अपनी नैतिकता में, अपनी बौद्धिकता में बिल्कुल इंग्लिश जो पर्सन होते हैं उनकी तरह हो। और ये जो व्यक्ति होंगे, ये एक माध्यम का काम करेंगे जो आम जनता है और जो हम शासक वर्ग हैं उनके बीच में। इसलिए मैकाले जो थे वो आम जनता को एजुकेशन प्रोवाइड किए जाने के फेवर में नहीं थे, बजाय इसके वो चाहते थे कि एक वर्ग को शिक्षा दी जाए और उनके माध्यम से शिक्षा धीरे धीरे छन करके आम जनता तक पहुंचेगी। और इसी सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई और आगे हम देखेंगे कि आगे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यवस्था की गई उसमें इस व्यवस्था को, ये जो निस्यंदन का सिद्धांत था, उसको खारिज कर दिया गया। जो भी प्राच्य शिक्षा के संस्थान थे उनको अनुपयोगी मानते हुए मैकाले का ये मानना था कि ये जो संस्थान है एक्सेप्ट दिल्ली और बनारस के कॉलेजेस को सभी को बंद कर दिया जाना चाहिए और जितने भी स्टाइपेंड दिए जाते हैं शिक्षा संस्थाओं को, प्रोफेसर्स को या छात्रों को, उन सभी को स्टॉप कर रोक दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रिंटिंग पे जो खर्च करती है गवर्नमेंट, जो प्राच्य साहित्य को प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, उसको भी बंद कर दिया जाना चाहिए। इनका ये मानना था कि जो भारतीय इतिहास, भूगोल या चिकित्सा शास्त्र में जो वर्णित बातें हैं वो बेहद निरर्थक और निम्न दर्जे की है। इसलिए हमें यूरोपीय विज्ञान का यूरोपीय ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की बातों का प्रसार करना चाहिए और ये जो बेकार के जो खर्च हैं गवर्नमेंट के इन संस्थानों पे, इनकी प्रिंटिंग पे, इनके स्टाइपेंड पे, इनको बंद कर देना चाहिए। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया और 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना ये जो विवरण पत्र था गवर्नर जनरल काउंसिल के सामने रखा और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को इसे लागू किया। और जब विलियम बेंटिक ने इसे लागू किया तो एक ऑर्डर निकाला और उसमें मुख्य रूप से 3-4 बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यूरोपीय साहित्य और विज्ञान है उसको भारतीयों के बीच में बढ़ावा दिया जाए और जो फंड है जो एजुकेशन के लिए खर्च करने की बात एक्ट में की गई है 1813 में, उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट को जब देखेंगे तो उसका अमाउंट बढ़ा के 10 लाख पर ईयर कर दिया गया था। तो ये जो फंड के एक्सपेंडिचर की बात की गई है, जो इस फंड को खर्च करने की बात की गई है, ये इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च की जाएगी, इंग्लिश साहित्य और विज्ञान के प्रमोशन पे खर्च की जाएगी और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। इसके इन्होंने इन सारी बातों को माना, मैकाले की लगभग सारी बातों का माना, लेकिन जो वो बिल्कुल ही बंद कर देने के पक्ष में था, जो प्राच्य संस्थान थे, जो नेटिव स्कूल और कॉलेज थे, उसको बंद करने का विलियम बेंटिक ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है और जो सभी संस्थाओं को, प्रोफेसर्स को, छात्रों को जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन जो प्रिंटिंग पे जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ये प्राच्य जो साहित्य है, जो प्राच्य शिक्षा है, उसके प्रिंटिंग पे जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो खर्च नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकाले के लगभग सारे ही सुझावों को मान लिया गया एक्सेप्ट कि प्राच्य संस्थाओं को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। इसके बारे हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव हुआ। तो जब हम देखते हैं मैकाले मिनट्स को, मैकाले के विवरण पत्र में शिक्षा के संबंध में जो बातें की गई, तो स्पष्टता दिखता है कि इसका झुकाव इंग्लिश शिक्षा की तरफ है। इस प्रकार से मैकाले ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियल फॉर्म में जो है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो और जो इसका तात्कालिक प्रभाव हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन गई, अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले लोगों को वरीयता मिलने लगी, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको वरीयता मिलने लगी और इसने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के लिए भारत के द्वार को खोल दिया। इसके साथ ही भारत का जो ज्ञान विज्ञान था उसके लिए यूरोपीय के लिए खोल दिया गया। और कुछ
और पॉजिटिव जो इसके एस्पेक्ट्स को देखें तो इसमें एक तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चला आ रहा था काफी टाइम से, उसको मैकाले मिनट्स के द्वारा खत्म कर दिया गया। वो एक भले ही इसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्रभावी माना गया, लेकिन ये विवाद अंततः मैकाले मिनट्स के द्वारा ही खत्म हुआ और इसमें धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई, किसी और प्रगतिशील शिक्षा की वकालत की गई। और जो इसके नकारात्मक आलोचना जो इसकी की जाती है कि जो 1813 के एक्ट में जो आर्टिकल 43 की जो व्याख्या करने की बात इसमें की गई, जो साहित्य की, विज्ञान के प्रसार की और भारतीय विद्वान की जो व्याख्या की गई, वो बिल्कुल ही पक्षपातपूर्ण थी और इसमें जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को सिरे से नकार दिया गया। तो इसको हम एक संतुलित व्याख्या नहीं कहेंगे, इसको हम एक पक्षपातपूर्ण व्याख्या कहेंगे। दूसरी बात कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चुन लिया गया, जो कि आम जनता की भाषा नहीं थी और इससे एक आम जनता को जो है शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल ही दूर रखने का इस तरह से एक काम किया गया। भारतीय साहित्य और भाषाओं की उपेक्षा की गई। इसमें भारतीय साहित्य के जब प्रिंटिंग पे रोक लगाने की बात की गई तो ये स्पष्ट है कि उसके लिए एक अवरोध का और बिल्कुल ही रोक देने का कार्य किया गया। और इसमें जो एक बिल्कुल ही नए वर्ग का निर्माण किया, जो मैकाले बात करता है कि हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे कि जो रूप और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपने सोच विचार, नैतिकता और बौद्धिकता में बिल्कुल ही अंग्रेज हो। तो इस तरह से एक नए वर्ग के निर्माण की बात की गई है, जिसके कालांतर में ये सारे जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हम देखते हैं, इसके कालांतर में हमें काफी दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम देखने को मिलते हैं। और जब हम आगे मैकाले मिनट्स के बाद जब इसकी जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई, यही जो डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी थी इनकी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी थी, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप एक वर्ग को शिक्षित करें और उससे शिक्षा छन के आम जनता तक पहुंच जाए। तो जब हम 1854 का वुड डिस्पैच देखते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, उसमें इस सिद्धांत को सिरे से नकार दिया जाता है और उसमें मास एजुकेशन की बात की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकाले ने जो जब आए गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो उनके सामने जो शैक्षिक समस्याएं जो रखी गई, उसका उन्होंने किस प्रकार से समाधान दिया और क्या क्या सुझाव दिए और उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू रहा और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसको हम आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। इसका अगला ही प्रभाव जो हम देखेंगे, जो 1854 का वुड डिस्पैच आता है उसमें, कि इसके जो नकारात्मक चीजें थी उसको कैसे हटाया गया। अब बात करें आपके असाइनमेंट की, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, तो आपका प्रश्न जो है वो ये है कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की मैकाले मिनट्स की व्याख्या करें। और इसमें कई सारे आपके छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है वो कब आया और ये कब लागू किया गया इसको, इसमें वो किस सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने आप माइंड में रखेंगे तो 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और आप ये जो असाइनमेंट है आपका, आप अपने संबंधित डाइट में आप सबमिट करेंगे इसको बना के। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगले क्लास में हम वुड डिस्पैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।